नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश वापस लौटे। पीएम की यात्रा से दोनों देशों के प्राचीन संबंधों को मिला नया आयाम। पीएम ने राष्ट्रीय स्मारक चोटेन का किया दौरा। पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भूटान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों को किया संबोधित। कहा, सहयोग के परंपरागत क्षेत्रों से आगे जाकर स्कूल से स्पेस, डिजिटल पेमेंट से डिजास्टर मैनेजमेंट तक युवाओं पर पड़ेगा इसका सीधा असर। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य होने की ओर। राज्य में चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाने का काम जारी। कश्मीर घाटी में 50,000 लैंडलाइन फोन शुरू। सोमवार से स्कूल खुलेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का किया शुभारंभ। पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, आतंकवाद को समर्थन करते रहने तक नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बातचीत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा ने धारा 370 को निष्प्रभावी किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का किया समर्थन। कहा, कांग्रेस हुई दिग्भ्रमित। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन और बाढ़। 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भूटान की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को भूटान वासियों का अपार प्यार मिला। प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए सड़कों पर लोगों का हजूम भी उमड़ पड़ा था जब वो भूटान से निकलने वाले थे। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग प्रधानमंत्री मोदी के विदाई देने के लिए खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए। उनका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया। और ये दिल्ली पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें थी प्रधानमंत्री के भूटान के 2 दिवसीय यात्रा से वापस स्वदेश लौटने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूटान के छात्रों में असाधारण चीजें करने की शक्ति है और क्षमता है जो कि भावी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अंतरिक्ष और डिजिटल भुगतान जैसे नए क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का प्रस्ताव भी रखा। भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे लगन से काम करने और हिमालयी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने को कहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व के सबसे छोटे विश्वविद्यालय में संबोधन का अवसर कुछ खास रहा। ये रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी की छात्रा के भावों से भी साफ झलका। Excellency's book titled "In Prime Minister Modi." This is the first time one of the greatest leaders of the world's largest democracy has come to speak to students of one of the smallest universities. भूटान के रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्र अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर काफ़ी उत्साहित हुए। उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री की स्पीच उन्हें मोटिवेट करती है। शिक्षा के क्षेत्र में भूटान के साथ सिर्फ 7 शिक्षा के समझौते नहीं हुए बल्कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भूटान के छात्रों के लिए ये बेहतर भविष्य की आने वाले समय में संकल्पना साबित होगी। रॉयल भूटान विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत और भूटान के बीच शिक्षा पर आधारित पुराने और नए संबंधों का उल्लेख किया। Education and learning have been central to this tie between India and Bhutan. In ancient times, Buddhist teachers and scholars formed the bridge of learning between our peoples. We welcome more students of Buddhism from Bhutan in institutions such as Nalanda University. भारत और भूटान के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को नया आयाम मिला है। थिम्पू में दक्षिण एशिया उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए नए क्षेत्रों में सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चंद्र अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भूटान के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को इससे फायदा होगा। For us, the space program is not just a matter of national pride.
It is a vital instrument of national development and global cooperation. Through satellites, benefits of telemedicine, distance education, resource mapping, weather forecasts, and even warning of natural disasters will reach even remote areas. It is even a matter of great happiness that young Bhutanese scientists will travel to India to work on designing and launching Bhutan's own small satellite. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान विश्व में राष्ट्रीय खुशहाली के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भूटान को खुशहाली, सौहार्द, एकजुटता और संवेदना के मूल्यों पर टिके रहने के लिए सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि ये भावना शनिवार को उस वक्त भी झलकी जब बच्चों ने थिम्पू में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। Bhutan's message to humanity is happiness. Happiness which springs from harmony. The world can do with a lot more happiness. Happiness which shall prevail over mindless hate. 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि भूटान के विकास के प्रयासों में 130 करोड़ भारतीय भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं। We are all very happy. We could give what we wanted. We could get what we wanted, mainly in terms of getting heart-to-heart connection. I think the theme of this visit is humane touch. Theme of the visit is a friendly visit. Yes, officially it's called state visit, but from our side and from Narendra Modi, Prime Minister's side, it's a very, very spiritual and friendly visit. ये कदम ताल न सिर्फ तरक्की बल्कि खुशहाली का भी प्रतीक है। विशाल बैरिस्टो के साथ सुधाकर दास और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, थिम्पू, भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर नाम से एक पुस्तक की रचना की है जो छात्रों को जीवन जीने के तरीके को बताती है। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी की इस किताब की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने अपने भूटानी समकक्ष का फेसबुक पोस्ट के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किताब में साझा किए गए मंत्र बौद्ध मतों से लिए गए हैं। I was absolutely delighted to read Your Excellency's book titled Exam Warriors, which I believe is full of truths about giving the power to empower. An inspiring phrase that caught my attention from the book was, and I quote, "Discover yourself, experience all that life offers, step out of your comfort zone, do different things and do things differently." अपनी बेटी को एक पिता की सलाह, प्रधानमंत्री की विश्व के युवाओं को जीवन का मंत्र। There is no better time to be young than now. The world today offers more opportunities than ever before. You have the power and potential to do extraordinary things which will impact generations to come. Find your real calling and pursue it with full passion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर नाम से एक पुस्तक की रचना की है जो छात्रों को जीवन जीने के तरीकों को बताती है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले एक फेसबुक पोस्ट भी इस किताब के बारे में साझा की थी। मैंने युवाओं को निर्देशित करने वाली किताब के पन्नों को पलटा। उन्होंने जीवन निर्धारक के रूप में परीक्षा को देखने वाले लोगों के विचारों का खंडन किया है। व्यक्तिगत किस्सों से गुथी किताब की विषय वस्तु छात्रों को समझाने के लिहाज से काफी सरल है और ये अभी भी गहरी और व्यावहारिक है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भी हैं। इस किताब में उन्होंने जीवन के कई उदाहरणों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के सपने को तो भूल जाओ, मैं कभी कक्षा का मॉनिटर भी नहीं रहा। उनकी सकारात्मकता न सिर्फ किताब में बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी झलकती है। ऐसे व्यक्ति जिसे अरबों लोगों के बारे में सोचना है और उनका प्रतिनिधित्व वैश्विक मंच पर करना है, वो बच्चों को परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए भी समय निकालते हैं। क्या ये एक अच्छे नेता के गुण नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष का फेसबुक पोस्ट के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किताब में साझा किए गए मंत्र बौद्ध मतों से लिए गए हैं। Exam Warriors is influenced by the teachings of Lord Buddha.
particularly the importance of positivity, overcoming fear, and living in oneness, be it with present moment or with Mother Nature. रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों ने किताब के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की भी सराहना की। The book Exam Warriors became a friend not only to me but also to millions of youth, not only while taking exams but also in facing life. His speech was really motivating and encouraging to the students as well the audience here, because from his speech he talked about the strong bond between India and Bhutan, and that is the main key to the success of the prosperity and success of the two countries. बहुत अच्छा लगा और फिर हम फोटो सेशन भी था, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के लिए सफलता का मंत्र काफी सरल है। उनका कहना है कि चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत समाधान खोजने चाहिए। पीएम का मानना है कि कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। इसके साथ ही हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और पूरी अभिलाषा के साथ बड़े हित में काम करना चाहिए। थिम्पू से विशाल बैरिस्टो के साथ सुधाकर दास और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्मारक चोटेन का दौरा भी किया। भूटान के प्रसिद्ध केंद्र में से एक इस स्मारक को नृक ग्याल्पो तृतीय के याद में बनाया गया था। यह विश्व शांति को समर्पित है। पीएम मोदी ने यहाँ पर बौद्ध परंपरा के मुताबिक पूजा अर्चना भी की। भूटान के नरेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज दोपहर के भोज का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत न मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और ब्रेक के बाद अब बात है जम्मू कश्मीर की। कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में शनिवार को ढील दी गई। शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू में के 5 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बहाल करने के साथ ही कश्मीर घाटी में 35 थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदियों में ढील दी गई है। कश्मीर घाटी के 100 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं शनिवार को बहाल कर दी गईं। ये एक्सचेंज अधिकतर सिविल लाइंस क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, श्रीनगर जिले के हवाई अड्डे के पास। श्रीनगर में 190 विद्यालय सोमवार को खुल जाएंगे। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंचकुला के कालका संसदीय क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद का समर्थन बंद करने के बाद ही पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो ये अब पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश बनाने के लिए राजनीति करती है। राजनाथ सिंह ने किसानों से जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की अपील की है। किसान होने के नाते ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप जाइए। 2022 छोड़ दीजिए, 2022 आते आते केवल आपकी आमदनी 2 गुना नहीं होगी, बल्कि 2023-24 होते होते आपकी आमदनी जितनी आज है उसकी 2.5 गुना हो जाएगी। मैं यह दावे के साथ मैं कहता हूं। कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। रोहतक में अपने समर्थकों की रैली आयोजित कर उन्हें कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जमकर हमला बोला है। हुड्डा ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 पर निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस रास्ता भटक गई है। सरकार कोई ठीक काम करती है, चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी
कुछ भटक गई कि पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, लेकिन जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा और इसी वास्ते 370 का मैंने समर्थन किया। और फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी वर्षा के चलते राज्य के सभी बांधों का जलस्तर खतरे के निशान को छू चुका है। इसके चलते सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, जिस कारण राज्य के निचले क्षेत्रों सहित पड़ोसी राज्य पंजाब में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राजधानी शिमला में आज सुबह एक पेड़ के एक घर पर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। भारी वर्षा के कारण स्वार घाट के पास भूस्खलन और हगोड़ी के पास दवाड़ा के पास सड़क के ब्यास नदी में डूब जाने से कारण चंडीगढ़ मनाली मार्ग बंद है। कुल्लू और मनाली के बीच भी केवल लेफ्ट बैंक से ही यातायात चल रहा है। मंडी पठानकोट सड़क भी कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद है। भारी वर्षा और भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने मंडी और मनाली के बीच केवल दिन के समय ही ट्रैफिक चलाने का फैसला किया है। भारी बारिश के कारण सतलुज नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाने के कारण नाथपा, झाकड़ी, रामपुर, कजखम, बांगतू और भाभा पन बिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। हिमाचल में हो रही भारी से बहुत भारी वर्षा के चलते चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कालका शिमला रेलवे लाइन बाधित हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश और भाखड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। पंजाब और हिमाचल के इलाकों में तेज बारिश के कारण भाखड़ा बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसके बाद वहां से पानी छोड़ना पड़ा है। लेह में खराब मौसम का हवाई यातायात पर खासा असर पड़ा है। वहां से उड़ने वाली 11 फ्लाइटों में से 9 को निरस्त करना पड़ा है। फ्लाइटों के निरस्त होने के पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें हैं। लगातार बरसात के चलते आबादी वाले क्षेत्रों में पत्थर गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे आसपास के लोग बेहद परेशान हैं। भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे मार्ग अवरुद्ध है। मरेना बाईपास में पहाड़ी से पत्थर आने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील में बादल फटने से कई घर उसकी चपेट में आ गए हैं। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश ने आम लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के चेन्नई में हुई तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।
उधर केरल में कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्य के मलप्पुरम कवलप्परा में भूस्खलन की भी घटनाएं सामने आई हैं। इलाके में सेना एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इस बीच एनडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबी एक बच्ची के शव को बरामद किया है। भारी बारिश के कारण कई गांव और फसलें पानी में डूब गई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। जलभराव से सड़क यातायात पर असर पड़ा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम से जुड़ी इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल हिंदी के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।